नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो ये राज्य समिति हो जाएगा। राज्य समिति 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के एन राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा और आय पर कर समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट है, बैंक दर का आशय है। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो 20 लाख से नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक स्तर और उसके बाद जिला स्तर पर सबसे उच्च स्तर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देना वे अपने स्वेच्छा के अनुसार करता है, बाकी सब मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। तो देखना है क्या ए का कारण आर है। तो भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। तो सही है, लेकिन ये सही है। आर संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो एक दूसरे का ए आर जो है कारण नहीं है ए का। तो ए ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों स्वतंत्र हैं। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ये विरोध का अधिकार नहीं है, बाकी सब मूल अधिकार के भाग हैं। ये समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 में है, अनुच्छेद 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच है, 25 से 28 के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई थी। 8वें का हो जाएगा बी। वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए डिऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडलिनी संरचना को प्रतिपादित किया, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1900 चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वेरेजिया निम्नलिखित
को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। इसका 3 संबंधे 1 अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसे अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। डायोड वाल्व या फ्लेमिंग वाल्व का उपयोग दो रूपों में किया जाता है। दिष्ट कारी के रूप में, इसके एसी को डीसी में बदला जा सकता है। डिमॉड्यूलेटर के रूप में, एज ए डिमॉड्यूलेटर के रूप में भी बदला जा सकता है। तो 2 रूपों में बदला जा सकता है, रेक्टिफायर और डिमॉड्यूलेटर का उपयोग करके। तो इसका हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो बी हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 2 संख्याएं मान लेंगे, 2 अंक हैं x और y मान लेंगे। अब संख्या जो है, एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। तो मान लिए हम 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार कह रहा है x, दोनों अंकों का योग जो है 10 है, x प्लस वाई। तो पहला समीकरण हम बना लेंगे। फिर अंक परिवर्तित करने पर तो ये हो जाएगा 10x 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोनों का अंतर कह रहा है, इतना हमने कर लिया। फिर दोनों का अंतर कह रहा है, तो 10x प्लस y, ये पहला समीकरण था, माइनस 10y प्लस x इक्वल टू, दोनों का अंतर जो है 36 आ रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 36 हो जाएगा। और x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये दूसरा हो जाएगा। पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर तो उसका वैल्यू निकल जाएगा 2x इक्वल टू 14, x बराबर 7 हो जाएगा। x की वैल्यू 7। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x का 7 और y की वैल्यू 3। अब दोनों हम जब पुट करेंगे बदली हुई संख्या में, तो बदली हुई संख्या है 10y प्लस x। तो इसमें 10 इंटू 3 प्लस 7 इक्वल टू 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 37। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लेंगे स्कूल में लड़कों की संख्या
300 है और लड़कियों की संख्या 200 है। 200 है। कुल छात्रों की संख्या 500 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है? तो योग हो गया 500 को। अब कितने छात्रों को 80% लड़कों को जो है छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। 20 को प्राप्त होती है तो 80 को नहीं प्राप्त होगी। तो न पाने वाले की छात्रवृत्ति न पाने वाले का हम निकालेंगे प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 300 गुणे 80/100। तो ये हो जाएगा, संख्या हम निकालेंगे प्रतिशत नहीं संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 240। 240 लड़के ऐसे हैं जो नहीं पा रहे हैं छात्रवृत्ति, और लड़कियों का हम निकालेंगे, लड़कियों का न पाने की। तो 75/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। तो 150 लड़कियां नहीं पा रही हैं और लड़के 240 नहीं पा रहे हैं। टोटल कितना हो जाएगा दोनों का? टोटल हो जाएगा 150 प्लस 240। 240 लड़के नहीं पा रहे हैं तो टोटल हो जाएगा 390। 390 लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे। टोटल 500 हमने माना था लड़के और लड़कों का 300 संख्या और लड़कियों का 200 संख्या। तो 500 में हम प्रतिशत निकालेंगे, कितना प्रतिशत लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। तो छात्रवृत्ति न पाने वालों का प्रतिशत तो हो जाएगा 390/500 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 78%। तो 78% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13वें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था वो भारत और यूएसए दोनों में है। भारत और यूएसए दोनों में है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है जिसके द्वारा वो विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 13, 32, 136, 226, 227 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इसका संख्या दिया हुआ है का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 519841 और इसका जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बना के फिर देखेंगे पहली संख्या किससे कट रही है। तो 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा 50 51, 2 बचेगा, फिर नेक्स्ट उतार लेंगे, फिर जाएगा ये 7 7 यहाँ प्लस कर देंगे 14 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 284, फिर माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, 14 बचेगा, ऊपर वाला उतार लेंगे, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ 1 कर लेंगे, फिर ये पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 721, इसका हो जाएगा 721, ऑप्शन ए सही है। तो 15 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत 25 में से 18 है। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह अन्य छात्रों से कम हो तो 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो कह रहा 3 छात्रों की एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 3 छात्रों का 18 हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 54 अंक। 3 छात्रों द्वारा प्राप्त 54। अब कह रहा है कि 20 हो जाता है। 5 छात्रों द्वारा कुल लास्ट में दिया है 5 छात्रों द्वारा कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम 5 छात्रों द्वारा कुल अंक, तो 20 गुणे 5 कर देंगे तो इक्वल टू 100 अंक हो जाएगा। 100 अंक प्राप्त करते हैं अगर औसत 20 तक जब पहुंच जाता है तो 100 अंक प्राप्त करते हैं। अब 5 में से 3 मतलब 2 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, जो दो नए छात्र हैं उनके द्वारा प्राप्त अंक हम देखेंगे तो वो कितना प्राप्त करते हैं। 5 माइनस 3, 2 छात्रों द्वारा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 अंक 2 छात्र प्राप्त करते हैं। अब कह रहा है कि एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते वे वह न्यूनतम अंक है, यहाँ पे दिया हुआ है वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अब 46 में से न्यूनतम अंक कह रहा है कि कितना एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक छात्र 25 प्राप्त हुआ एक छात्र को, तो एक छात्र को 21 प्राप्त होगा, तब न दोनों का योग 46 होगा। तो मैक्सिमम अगर एक अंक मैक्सिमम पूर्णांक 25 का है तो 25 अगर एक को प्राप्त होता है, न्यूनतम 21 प्राप्त होगा। अब 21 से ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है, तो न्यूनतम पूछा है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 16वां का सी। नेक्स्ट है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य में 7 कांड हैं, जिनके क्रम इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की। इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे उन्हें अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। यह इंग्लैंड के सम्राट जेम्स एक के दूत के रूप में आया था। तो इस तरह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। तो ये गढ़वाल का शासन था उस समय, गढ़वाल का। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल का शासन था, गढ़वाल का।
जयचंद्र 1970 से 1194 ईस्वी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में यह राजा जयचंद के नाम से विख्यात था। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। दिनार। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके साथ ही इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ कहे जाते थे। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। स्वर्ण को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। तो संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। तो इस तरह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पुरापाषाण उपकरण की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, 1833 में चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान हम देखेंगे तो इसने कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ऑप्शन तो इसमें जो है हो जाएगा उपर्युक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। तो व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 एक्ट के अनुसार सभी सही हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो 24 का हो जाएगा महात्मा गांधी। द्वितीय सम्मेलन में भाग इन्होंने लिया था, बाकी में नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ। 1931 7 सितंबर को शुरू हुआ। गांधी जी एस राजपुताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे, जिसमें मदन मोहन राष्ट्रवादी दल की प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अन्य प्रमुख सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एवं महादेव देसाई आदि सम्मिलित थे। तो इस तरह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो गांधी का पहला साहसिक कदम था
चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में किया गया सत्याग्रह पहला गांधी जी का भारतीय राजनीति में साहसिक कदम था। यहाँ नील की खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा व्यापारियों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। इसके विरोध में गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन का पहला साहसिक कदम उठाया गया चंपारण आंदोलन द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। ऑप्शन ए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेज सरकारों द्वारा लिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की। यह घोषणा 1912 में लागू हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद के विद्रोह जून 1857 को प्रारंभ हुआ। 1857 को प्रारंभ हुआ। यहाँ विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। इन्हें जिले का सूबेदार घोषित किया गया था। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता वान झील टर्की में स्थित है। इसमें पाई जाती है। नदियों द्वारा निरंतर लवण की आपूर्ति होते रहने से समुद्रों तथा झीलों में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। वाष्पीकरण उनके जल को दिन प्रतिदिन निरंतर अधिक खारा बनाता है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य की ग्रेट साल्ट झील, मृत सागर तथा तुर्की के वान झील में लवणता की मात्रा क्रमशः 220, 240 तथा 230 प्रति हजार है। तो इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा वान झील में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। तो ये सही है। सी है ऑप्शन सी, शीत कटिबंध उभय गोलार्ध ध्रुवीय वृत्त और ध्रुवों के बीच उपस्थित है। ये भी ऑप्शन सही है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवा है जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो ए, सी और डी सही है। बी ऑप्शन है, अधिक तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तो ये गलत है। ऑप्शन बी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का बी।
पृथ्वी के अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता है, बल्कि यह कर्क एवं मकर रेखाओं पर पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मेघों बादल की उपस्थिति सघन होती है और ये प्रकाश के अच्छा परावर्तक होते हैं, जबकि अयनवर्ती क्षेत्र में मौसम साफ रहता है, जिससे प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। तो अधिकतम तापमान कर्क और मकर रेखा पे पाए जाते हैं। बी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है, लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ये पौधे लवणता युक्त जल में ही विकास कर पाते हैं। साल्ट मार्श घास इनका उदाहरण। नेक्स्ट है दोस्तों, एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से, विदेशों से वस्तुएं को आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करना जिसके पास समुद्र तट नहीं है। यह निर्यात के लिए आयात की स्थिति है। ऐसे व्यापार को के विस्तार के लिए जहाजी बेड़ा विकसित होना चाहिए। इस दिशा में काफ़ी प्रयास की आवश्यकता है। पुनर्निर्यात भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि देशों के साथ होता है। तो एंट्री पार्ट व्यापार इसको कहा जाता है, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो द्वितीय, पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल, पांचवें में आंध्र प्रदेश। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, और अंतिम आंकड़ों के भी अनुसार यही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या, तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15वें का सी। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारा यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो और नए अपडेट्स हों आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।